साल 1965 इंटेल के को फाउंडर गॉर्डन ई मूरे ने अपनी एक नई थ्योरी दुनिया के सामने रखी, जिसमें उन्होंने भविष्य में बनने वाले कंप्यूटर मशीन, स्मार्टफोन्स और हाईटेक गैजेट्स के लिए एक ऐसी बात कही थी जो 55 साल बाद यानी 2020 में भी सही मानी जाती है। जितने भी कंप्यूटर और स्मार्टफोन आज तक बने हैं वो सभी मूरे के इस नियम पर काम करते हैं। मूरे के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यानी कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले ट्रांजिस्टर जो फास्ट प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, हर 2 सालों में अपनी तय सीमा से दुगने हो जाते हैं, जिससे आने वाले नए कंप्यूटर जो पहले से 2 गुना ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, पिछली कंप्यूटर मशीन से बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से प्रोसेसिंग करते हैं। स्पीड के साथ साथ इन कंप्यूटर की कीमत भी पहले से कम हो जाती है। मूरे के इस नियम को मूरेस लॉ कहा जाता है, जो कंप्यूटर और आज के स्मार्टफोन वर्ल्ड में भी एकदम सही बैठता है। अगर आपने पिछले 10 सालों में यूज किए गए कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स को देखा होगा तो फिर आपने मूरे लॉ को जरूर काम करते देखा है। साल 2010 में आया आईफोन 4 केवल 512 MB रैम और सिंगल कोर प्रोसेसर पर चलने वाला स्मार्टफोन था, पर आज के समय में आने वाला आईफोन 12 4 GB रैम और हेक्सा कोर यानी 6 कोर के प्रोसेसर के साथ आता है। 10 सालों में ही आईफोन 8 गुना ज्यादा रैम और हेक्स कोर की सुपर फास्ट प्रोसेसिंग के साथ बहुत बदल चुका है। कंप्यूटर्स की बात करें तो 10 साल पहले आने वाला इंटेल कोर ऑडियो प्रोसेसर और 4 GB रैम को एक हाई एंड डेस्कटॉप माना जाता था, पर आज के समय में 10 कोर के इंटेल i9 और 32 GB रैम के कॉम्बिनेशन के कंप्यूटर को हाई एंड कंप्यूटर माना जाता है। आईफोन स्मार्टफोन की तरह ही कंप्यूटर्स की दुनिया में भी 10 सालों में 8 गुना ज्यादा रैम और 10 कोर तक के बेसिक हाई एंड प्रोसेसर बन चुके हैं, जो आज बहुत घरों में देखने को मिलते हैं। मूरे लॉ इन दोनों ही गैजेट्स पर सटीक काम करता है। प्रोसेसिंग के बढ़ने के साथ साथ इन गैजेट्स की कीमत भी लगभग काफी कम हो चुकी है। 10 साल पहले आज के समय के हाई एंड कंप्यूटर को खरीदना बहुत ज्यादा खर्चीला होता था, पर आज आप इन्हीं गैजेट्स को काफी कम दाम में आसानी से खरीद सकते हो। पर अब तक इन गैजेट्स पर सटीक बैठता ये मूरे लॉ क्या आगे भी इसी तरह काम करता रहेगा? क्या हम आगे भी इसी तरह इन स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर में हर 1 या 2 सालों में जबरदस्त तरक्की को देखते रहेंगे? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कोई ऐसी लिमिट इस पृथ्वी और ब्रह्मांड में मौजूद है जिससे आगे हम ना तो कोई हार्डवेयर बना सकते हैं और ना ही कोई सुपर कंप्यूटर डिजाइन कर सकते हैं जो पहले बने सुपर कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट और ताकतवर हो? तो आइए इन्हीं सभी सवालों को जानने के लिए मैं आज आपको कंप्यूटर और स्मार्टफोन की एक ऐसी दुनिया में लेके जाऊंगा जो आपने इससे पहले कभी सोची भी नहीं होगी। यहाँ हम इन गैजेट्स की और इन्हें जान देने वाले डेटा की उस फिजिकल लिमिट तक जाएंगे जहां पहुंचने के बाद ये गैजेट्स हमारे लिए किसी काम के नहीं रहेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए एक बार फिर साइमित के साथ टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में। हर साल कंप्यूटर और स्मार्टफोन लगातार अपग्रेड होते रहते हैं। बेहतर इंटीग्रेटेड सर्किट और उनमें लगे लाखों ट्रांजिस्टर उन्हें बहुत ज्यादा फास्ट और पावरफुल बनाते हैं। पर क्या आपको पता है इन इंटीग्रेटेड सर्किट और ट्रांजिस्टर की भी एक लिमिट है, जिससे ज्यादा इन्हें छोटा कभी भी बनाया नहीं जा सकता है। इस समय इंटेल द्वारा बनाए गए प्रोसेसर में 14 नैनोमीटर के सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का यूज होता है, जो कि आपके डीएनए मॉलिक्यूल से 14 गुना चौड़ा है। अगर इस आकार की तुलना 1 सेंटीमीटर से की जाए तो आप 1 सेंटीमीटर लाइन में ही 14 नैनोमीटर के 7 लाख ट्रांजिस्टर फिट कर सकते हो। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक ट्रांजिस्टर कितना छोटा होता है। पर फिलहाल वैज्ञानिकों का मानना है कि हम जल्दी इस लिमिट पर पहुंचने वाले हैं जब ट्रांजिस्टर का आकार एटॉमिक लेवल पर आ जाएगा और हम फिर उनसे छोटा ट्रांजिस्टर चाहकर भी नहीं बना पाएंगे। इस समय इस्तेमाल होने वाले ट्रांजिस्टर फिलहाल 70 सिलिकॉन एटम के बराबर साइज रखते हैं। वहीं सिलिकॉन एटम का साइज खुद 0.2 नैनोमीटर है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि हम 14 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर को अगर ज्यादा से ज्यादा छोटा करें तो इसे 0.2 नैनोमीटर से छोटा कभी नहीं कर सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर की फंडामेंटल लिमिट है जिसे हम आने वाले 10 से 20 सालों में छू लेंगे। इस लिमिट को छूते ही हम और ज्यादा छोटे और फास्ट स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स नहीं बना पाएंगे, जिससे हमारी टेक्नोलॉजी की रेस को एक लगाम भी लग सकती है। हमारे गैजेट्स भले ही इस फंडामेंटल लिमिट पर पहुंच जाएं, पर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में वैज्ञानिक बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते हैं। ट्रांजिस्टर को और छोटा तो नहीं किया जा सकता है, पर अगर उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स जो करंट के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें फोटोन पार्टिकल में बदल दिया जाए तो आप इन्हीं छोटे ट्रांजिस्टर से बनी चिप के गैजेट्स में 20% तक फास्ट प्रोसेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन से फास्ट फोटोन्स मूव करते हैं। ऐसे में अगर वैज्ञानिक फोटोनिक चिप बनाए तो आने वाले समय में हमें ट्रांजिस्टर के साइज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हालांकि इस समय इस तरह की चिप्स को बनाना बहुत मुश्किल है, पर अगर ये बन जाते हैं तो आने वाले समय में आप लाइट वेट लैपटॉप या स्मार्टफोन देख सकते हो जो आज के स्मार्टफोन से भी हजारों गुना फास्ट और पावरफुल होंगे। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल कंप्यूटर और स्मार्टफोन के हार्डवेयर की ही फंडामेंटल लिमिट होती है तो आप अभी बहुत जल्दी कर रहे हैं। आपके कंप्यूटर और स्मार्टफोन की असली जान डेटा है।
बिना डेटा के आप अपने गैजेट्स में ना तो मनपसंद काम करा सकते हो और ना ही आप इनसे किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी कर सकते हो। पर रोजमर्रा में हम जितना भी डेटा इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही कम है। असली डेटा की खपत आपको इंटरनेट पर मिलती है, जहां हर दिन सोशल साइट पर लोगों द्वारा अरबों वीडियोस और पिक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। YouTube पर ही हर दिन 5 अरब वीडियोस देखे जाते हैं और हर मिनट यहाँ 300 घंटे के वीडियोस भी अपलोड किए जाते हैं। YouTube को छोड़कर पूरे इंटरनेट को देखा जाए तो यहाँ हर दिन करीब 2.5 बिलियन टेराबाइट डेटा क्रिएट होता है, यानी पृथ्वी के 7.5 अरब लोग हर सेकंड 2 मेगाबाइट डेटा अपनी बिना मर्जी के इंटरनेट पर स्टोर कर रहे हैं। धीरे धीरे डेटा की ये खपत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसे स्टोर करना एक मुश्किल काम हो जाएगा। फिलहाल इस समय 1 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए 12 एटम्स की खपत होती है। अगर इसी तरह देखा जाए तो अभी पूरी पृथ्वी पर जितना डेटा है वो करीब 10 टू द पावर 21 बिट है। ये डेटा पृथ्वी पर जहां भी स्टोर होता है एटम्स की संख्या को कम कर देता है। पिछले 10 सालों में ही हमने इस पृथ्वी पर आज इस्तेमाल होने वाला 90% डेटा क्रिएट किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जैसे जैसे हम और आधुनिक होते जाएंगे और हमारे गैजेट्स और ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग करेंगे तो डेटा की खपत भी बहुत ही ज्यादा होने लगेगी। वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक अगर पृथ्वी पर हर साल 20% डेटा ग्रोथ होता है तो आज से 300 साल बाद हमारे पास जो डेटा होगा वो इतना विशाल होगा कि पूरी पृथ्वी पर कहीं भी उसे स्टोर करने की जगह नहीं बचेगी। पूरी पृथ्वी को देखा जाए तो वो करीब 10 टू द पावर 50 एटम से बनी है, यानी एक के पीछे 50 जीरो लगा दिए जाए इतने सारे एटम्स। और जिस स्पीड से इंसान लगातार डेटा कंज्यूम कर रहा है तो साल 2350 तक इतना डेटा क्रिएट कर लेगा। फिर उसे स्टोर करने के लिए हमें पृथ्वी से ज्यादा एटम्स की जरूरत पड़ेगी, जिसे पूरा कर पाना बहुत चुनौती भरा होगा। पर समस्या केवल डेटा को स्टोर करने की ही नहीं बल्कि इसके वजन को लेकर भी होगी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम आइंस्टाइन के फॉर्मूले E=mc² को देखें तो पाएंगे कि इंफॉर्मेशन और मास में एक रिलेशन होता है। हर बिट को जब हम क्रिएट और डिलीट करते हैं तो कुछ ना कुछ हीट रिलीज होती है, जो बताती है कि हर बिट में अपना एक मास है। आइंस्टाइन के इस फॉर्मूले से देखें तो एक बिट डेटा का मास एक इलेक्ट्रॉन से भी 10 लाख गुना कम होता है। इलेक्ट्रॉन इस ब्रह्मांड का एक सबसे हल्का पार्टिकल है, पर डेटा उससे भी ज्यादा हल्का होता है। इस समय हर साल डेटा की जो इंटरनेट और आपके द्वारा खपत होती है उसका मास देखा जाए तो वो एक बैक्टीरिया से भी कम निकलेगा। पर लगातार बेहतर होते कंटेंट और डिजिटाइजेशन ने डेटा की डिमांड को और ज्यादा कर दिया है। अगर हम हर साल यूज होने वाले डेटा में 20% ग्रोथ देखते हैं तो आज से 500 साल बाद इसी डेटा का वजन यानी मास आधी पृथ्वी के बराबर पहुंच जाएगा, जो स्टोरेज को लेकर एक संकट पैदा कर सकता है। पर डेटा की ये खपत 20% की जगह अब 50% हर साल होने लग जाए तो फिर साल 2245 तक ही हमारा आधा ग्रह डिजिटल डेटा में बदल चुका होगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो डेटा एक दिन हमारे लिए ही खतरा बन सकता है। पूरी पृथ्वी जितने एटम्स को तो हम कभी डेटा में बदल नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें किसी और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा, जहां डेटा बिना किसी मटेरियल में स्टोर हुए एक होलोग्राम की तरह स्टोर हो। नहीं तो फिर इसे स्टोर करने के लिए हमें अपने चांद या मंगल ग्रह से मटेरियल लाकर स्पेस में ही स्टोर करना पड़ेगा, जो कैसे होगा और कब होगा इस समय कोई नहीं जानता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर इसी तरह डेटा आने वाले 200 साल तक स्टोर होता रहा तो फिर हम इसकी फंडामेंटल लिमिट तक पहुंच जाएंगे, जहां हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जहां हम इंफॉर्मेशन को हमेशा के लिए स्टोर कर सकें। दोस्तों, देखा जाए तो हर तरह की टेक्नोलॉजी की अपनी एक फंडामेंटल लिमिट है। जिस तरह हम ब्रह्मांड के नियमों से बंधे हुए रहकर केवल एक लिमिट तक ही काम कर सकते हैं, वैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी की भी लिमिट्स होती हैं। लाइट की स्पीड को हम चाहकर भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं कर सकते। तो जिस भी गैजेट को हम बनाएंगे या किसी से कम्युनिकेट करेंगे वो इसी स्पीड के आधार पर होगा। अगर कोई इंसान किसी दूसरे ग्रह पर है जो कई लाइट ईयर्स दूर है तो उससे संपर्क करने के लिए आपको हमेशा ही कई सालों का इंतजार करना पड़ेगा। ये समस्या टाइप 2 और 3 सिविलाइजेशन में भी बनी रहेगी, जिसे केवल तभी ही दूर किया जा सकता है जब हम पूरे ब्रह्मांड को समझ लें या उस हद तक पहुंच जाएं जब हम खुद ही यूनिवर्स को सिमुलेट करके उसके नियमों को अपनी मर्जी से बना सकें। अब ये कैसे होगा और ये कितना सही और गलत होगा, इसका फैसला भविष्य में ही हो सकेगा। फिलहाल हम जिस गति से चल रहे हैं आगे भी ऐसे ही बढ़कर विकसित होते रहेंगे। देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के अपग्रेड होने की कोई खास सीमा नहीं है। 100 साल पहले जहां ट्रांजिस्टर का साइज इंचेस में होता था, आज हम इसकी फंडामेंटल लिमिट तक पहुंच गए हैं, जहां इससे ज्यादा इन्हें छोटा नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद भी हम और बेहतर और फास्ट मशीन बना पा रहे हैं जिनकी कोई तुलना नहीं है। अगर इसी तरह हम भविष्य में आगे बढ़ते रहे तो फिर हमें हार्डवेयर की ये लिमिट और डेटा की फंडामेंटल लिमिट की कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
ये वीडियो आपको टेक्नोलॉजी की उस फंडामेंटल लिमिट तक लेके जाता है जहां से आगे बढ़ना हम इंसानों के लिए एक मुश्किल काम है, पर भविष्य में शायद हम इससे आगे भी बढ़ जाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस पार्ट ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, कमेंट करके जरूर बताएं। इस टॉपिक पर अधिक जानकारी के लिए और साइंस को करीब से समझने के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जरूर जाइए और उसे बुकमार्क कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।